नियंत्रण की सीमाएं। बेटा, हर चैप्टर में हमने देखा है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अच्छाइयां हैं तो कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। तो नियंत्रण आवश्यक है, परंतु इसमें भी कभी कभी कुछ कमियां हो सकती हैं और उन कमियों को दूर किया जा सकता है। पर वो कमियां क्या है, सीमाएं क्या है? पहला, प्रमाप निर्धारण में कठिनाई। किसी कार्य के लिए मौद्रिक एवं भौतिक प्रमापों का निर्धारित किया जाना तो संभव है, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके लिए प्रमाप निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य है, जैसे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, मानवीय व्यवहार, शोध कार्यों के परिणाम आदि। नियोजन की तकनीक में हमने देखा था कि हमें सबसे पहले प्रमाप का निर्धारण करना चाहिए। प्रमाप मतलब एक स्टैंडर्ड, एक निर्धारित, चाहे माल की क्वालिटी हो, चाहे काम करने का समय हो, चाहे आपका कोई भी उत्पादन संबंधी कार्य हो, उसकी एक आपने निश्चितता जो तय कर दी है संख्या के आधार पर, समय के आधार पर, उसको बोलते हैं प्रमाप। तो उन चीजों का तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं जिसका मुद्रा में मूल्यांकन हो सकता है, पर कुछ चीजों का आप पहले से पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते। जिसका आप मुद्रा में मूल्यांकन नहीं कर सकते हो, उसका कैसे आप पहले से स्टैंडर्ड प्रमाप निर्धारित करेंगे? अर्थात कर्मचारियों का मनोबल क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा? किसी भी व्यक्ति जो ईमानदारी है, जो मन लगा कर काम कर रहा है, ईमानदारी से कार्य कर रहा है, उसका आप पहले से प्रमाप निर्धारित नहीं कर सकते। अर्थात जो मानवीय व्यवहार होते हैं उनका हम पहले से प्रमाप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आती है, बाह्य परिस्थितियों पर नियंत्रण संभव नहीं है। हम नियंत्रण के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो हमने प्रमाप निर्धारित किया है, जो काम हमारे पूर्ण हो चुके हैं, तो निर्धारित कार्य और किए गए कार्य के बीच अंतर निकाला जाता है और अंतर को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। पर कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण होता ही नहीं है और उन पर संभव नहीं नियंत्रण करना। तो वास्तविक कार्य और प्रमाप स्तरों के बीच विचलन मतलब अंतर के बाहरी कारण होते हैं, जैसे सरकारी नीति में परिवर्तन, मांग में उतार चढ़ाव, व्यापार का चक्र, कोई प्राकृतिक आपदाएं अगर ये आ जाती है तो संस्था द्वारा नियंत्रण संभव नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, जो बाहरी तत्व है। तो ऐसी चीजों पर आपकी नियंत्रण पॉलिसी काम नहीं आती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण करने में कठिनाई। वैसे तो नियंत्रण के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, परंतु कुछ कार्य सामूहिक होते हैं जिनमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है, जैसे कर्मचारियों की हड़ताल के लिए किसी एक व्यक्ति को आसानी से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए उसका नियंत्रण संभव नहीं होता है। अधीनस्थों द्वारा विरोध। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत अधीनस्थ के कार्यभारों में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनका मनोबल गिरने लगता है अथवा नियंत्रण पद्धति का विरोध करते हैं। क्या होता है कि आपके अधीन जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन पे अगर आप नियंत्रण कंट्रोलिंग करते तो एक मानसिक दबाव आता है और मानसिक दबाव आने से व्यक्ति उसका विरोध करने लगते हैं। हर व्यक्ति एक सीमा तक प्रेशर बर्दाश्त करता है, उसके पश्चात नहीं कर पाता है। व्ययपूर्ण पद्धति। कभी कभी नियंत्रण पद्धति उपक्रम के लिए महंगी सिद्ध होती है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा इस पर किए गए खर्च से कम रह जाती है। इस कारण नियंत्रण व्यवस्था को बंद करना पड़ता है। नियंत्रण के लिए भी कई कदम उठाने पड़ते हैं और उस पर बहुत सारा खर्च होता है और खर्च से लागत बढ़ जाती है, इसलिए नियंत्रण प्रणाली भी कई बार असफल हो जाती है। श्रम संघों द्वारा नियंत्रण का विरोध। प्रमापित मात्रा और किस्म के अनुरूप काम नहीं होने पर श्रमिकों और कर्मचारियों को चेतावनी दी जाती है, जिसका श्रम संघ विरोध करते हैं। काम आपने निर्धारित करा, उस निर्धारित प्रमाप के अनुसार काम नहीं होगा तो उन्हें बार बार बताया जाता है, पर कई बार वो प्रमाप जो होता है कर्मचारियों के अनुसार नहीं होता है, इसलिए दोनों में विरोध होते हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और नियंत्रण में
कठिनाई आ जाती है। नियंत्रण की इन बाधाओं को, कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक अच्छा नियंत्रण हो, इसके लिए प्रणाली कैसे होना चाहिए? तो पहला, विचलनों की शीघ्र सूचना। विचलन मतलब अंतर। अगर प्रमाप और वास्तविक कार्य में जरा सा भी अंतर आता है तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र जांच करके हाथों हाथ दूर कर लेना चाहिए, जिससे समय भी कम लगता है, गलतियां भी बढ़ती नहीं है, काम भी नहीं बिगड़ता है। दूसरा, नियंत्रण प्रणाली सरल होनी चाहिए, जिससे हर कर्मचारी उसको आसानी से समझ सके, उसको ग्रहण कर सके। और मितव्ययिता होनी चाहिए। नियंत्रण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें अनावश्यक खर्चे नहीं हों। अगर खर्च ज्यादा होंगे तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ने से नियंत्रण आपका जो है सफल नहीं हो पाएगा। निष्पक्षता होना चाहिए। नियंत्रण व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण नियंत्रण से कर्मचारी में असंतोष फैलता है, विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। लोचपूर्ण, नियंत्रण व्यवस्था लोचपूर्ण होना चाहिए। आवश्यकता अनुरूप उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। कंट्रोलिंग जो सिस्टम होता है वो समय के अनुसार बदला जाना चाहिए। अगर परिस्थिति ऐसी हो तो उसमें कमी या वृद्धि की जा सके। लोचशीलता का गुण होना चाहिए। और उपयुक्त, नियंत्रण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो संस्था के लिए उपयुक्त है।